जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग एनू, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? मैं बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक, हमेशा की तरह। अध्याय 23 हम लोग सीआरपीसी का शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक अध्याय 22 का अध्ययन हम सीआरपीसी का कर चुके हैं। अध्याय 23 एक लंबा चैप्टर है, 28 धाराओं का चैप्टर है और ये बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, जांचों और विचारणों में साक्ष्य। देखिए, जो हमारा न्याय का आधार है, न्यायपालिका का जो बेस है वो साक्ष्य है, एविडेंस है। विदाउट एविडेंस आप जज बनने के बाद आपके समक्ष यदि साक्ष्य नहीं आ रहा है तो साक्ष्य के बिना आप किसी मामले को निस्तारित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये जो अध्याय 23 है, अध्याय 23 को हम इसके पार्ट्स हैं ए बी, ए पार्ट, बी पार्ट और आई थिंक 2 ही पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हम आज की क्लास में आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इसका ए पार्ट कह रहा है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, साक्ष्य लेने और उसको अभिलिखित करने का ढंग क्या है, ये अध्याय 23 सीआरपीसी हमें बताता है। ठीक है, 272 से अध्याय शुरू हो रहा है और 272 बात कर रही है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स। ये कह रहा द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर पर्पजेस ऑफ दिस कोर्ट द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। ये कह रहा है कि राज्य सरकार ये अवधारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा होगी। तो यहाँ हाई कोर्ट को एक्सेप्शनल बताया गया है। उसके अलावा राज्य के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों की भाषा नियत 272 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा फिक्स की जा सकती है, नियत की जा सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब 273 बात कर रहा है एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। सामान्य नियम ये है कि साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। जब साक्ष्य लिया जाएगा तो 273 कह रहा है कि वहाँ एक्यूज उपस्थित रहेगा, उसकी उपस्थिति में ही उसके खिलाफ जो साक्ष्य आएगा उसको लिया जाएगा। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। शुरुआत ही देखिए कहाँ से हुई है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग shall be taken in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader। ये कह रहा है कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा में, या जब उसके व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर दिया गया हो तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से हाजिर माप हमने किस धारा में पढ़ा है? कल्पना, सीआरपीसी की कौन सी धारा हाजिरी माफी बताती है? कल्पना, 205 सर। जी 205।
बहुत अच्छा जवाब आपका। 205 में बताया गया है कि वहाँ हाजिरी एक्यूज की माप की जा सकती है, और यदि एक्यूज की हाजिरी माप की जा चुकी है तब उसको कहाँ से बुला के लाएंगे? तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाएगा। 273 का प्रोविज़ो भी बता रहा है कुछ। इसका प्रोविज़ो कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एविडेंस ऑफ ए वुमन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused। तो ये कह रहा है कि परंतु जहाँ 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहाँ न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का सामना अभियुक्त से न हो, जबकि अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को भी उसी समय सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा। देखिए, एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर तो मिलेगा, लेकिन जहाँ 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है और उसके साथ कोई रेप या अनदर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ न्यायालय जो है ये सुनिश्चित कर सकता है कि उस बच्ची का, उस बालिका का उस एक्यूज से सामना ना हो। बस उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिलेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? उसका अधिवक्ता करेगा। ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, इन दिस सेक्शन accused includes a person in relation to whom any proceeding under chapter 8 has been commenced under this code। और ये कह रहा कि इस धारा में अभियुक्त के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय 8 के अधीन कोई कार्रवाई इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है। तो अध्याय 8 क्या कहता है भाई? अध्याय 8 कौन बताएगा? सीआरपीसी का अध्याय 8 किस बारे में बात करता है? एनु जी। सर, ये तो करता है ना, सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर की बात करते हैं। सिक्योरिटी पर किसी का बेस जी। तो एक्यूज जो है, अगर किसी से सिक्योरिटी ले ली जाए, सिक्योरिटी कहाँ हमने पढ़ी थी? 107-17 की कार्रवाइयाँ जो होती हैं, है ना? जी सर। 110 का नोटिस होता है। ठीक है। तो ऐसे मामलों में भी उस व्यक्ति को एक्यूज ही कहा जाएगा जिसके खिलाफ वैसी कोई कार्रवाई संस्थित की गई हो। क्लियर है कल्पना? कल्पना, आपको आवाज़ नहीं आ रही है क्या? इसका मतलब सर ये हुआ, जिससे कभी भी गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरवाया गया है या फिर कभी भी इस धारा 109, 110 में, 107 में भरवाते हैं, तो वो भी इसके अधीन वो अभियुक्त माना जाएगा। हाँ, एक्यूज माना जाएगा। ठीक है ना। और यदि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ली जाएगी, सपोज कीजिए उस जांच में, तो तब भी उसकी उपस्थिति में ही ली जाएगी, क्योंकि वो एक्यूज बता दिया गया है 273 में। ठीक है। अब 274, 275 और 276, ठीक है, ये बात कर रहा है, 274 बात कर रहा है रिकॉर्ड इन समन्स केस एंड इंक्वायरीज। 275 बात कर रहा है वारंट मामलों में अभिलेख। और 276 बात कर रहा है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। और 270 बात कर रहा है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। ठीक है। तो देख लेते हैं 274 क्या कह रहा है। ये कह रहा है रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरीज। कह रहा है इन ऑल समन्स केसेस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 145 to 148 both inclusive and in the all proceedings under section 446 otherwise than in the course of a trial, the magistrate shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of the substance of his evidence in the language of the court। प्रोविजन भी इसका है।
प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम हिमसेल्फ ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग और फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो समन मामलों में सुनवाई के दौरान 274 बात कर रहा है कि उसका अभिलेख कैसे तैयार किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब समन मामलों में धारा 145 से धारा 148 तक की धाराओं के अधीन, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, सब जांचों में और विचारण के अनुक्रम की कार्रवाइयों से भिन्न धारा 446 के अधीन सब कार्रवाइयों में मजिस्ट्रेट जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे उसके साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा। और इसका प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है तो वह अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे ज्ञापन को खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप में तैयार कराएगा। और इसका सेकंड कह रहा है कि ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। तो 274 में क्या समझ आया भाई? सर जैसे जो ये सम्मन मामले हैं और जांच है जिनमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है विटनेस की, सपोज करो जज साहब खुद से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं और इसको एम्पावर्ड कर दिया, जैसे किसी भी बाबू को भाई आप ये एविडेंस कर लो, तो नीचे जब स्टैंप लगती है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर माय डिक्टेशन, तो ये वही स्टेटमेंट है ना जो 274 में सम्मन मामला। बिल्कुल बिल्कुल, ये सम्मन मामलों के अभिलेख के विषय में बात कर रहा है और उसको बाकायदा साक्षी जो बोलेगा उसको उन्हीं शब्दों में लिखित किया जाएगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट साहब स्वयं भी कर सकते हैं या अपने मातहत किसी कर्मचारी से भी उसको करवा सकते हैं। और अपेक्षा ये की जाती है कि वो डिक्टेट करें, जो गवाह कह रहा है उसकी डिक्टेशन दें और वो डिक्टेशन जो है लिखने वाला उसको लिख ले, ठीक है, और फिर उस पर मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षर करता है। ठीक, स्टैंप कोर्ट में देखते हैं कई बार, हाँ, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर माय डिक्टेशन, बस यस यस दैट इज द। अब 275 बात कर रहा है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। ये कह रहा है इन ऑल वारंट केसेस ट्राइड बिफोर ए मजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज इज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग ईदर बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ और बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट और वेयर ही इज अनेबल टू डू सो ओइंग to a physical or other incapacity under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf। तो यहाँ वारंट मामलों के अभिलेख के बारे में 275 बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विचरित सब वारंट मामलों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है तो वह उसके द्वारा नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। अब इसका प्रोविजो भी कह रहा है कुछ 275 का प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ प्रोविजो इसमें ये ऐड किया गया है, एक्चुअली ये जो 2008 से इसमें संशोधित है और प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यह है कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी का साक्ष्य भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा, मतलब AV में भी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर है कल्पना? हाँ, जैसे डॉक्टर्स की थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस होती है। हाँ नहीं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो एक अलग चीज़ है, ये कह रहा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित की जा सकती है। हाँ वही, आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लिख सकते हैं बयान, ठीक है। और हाँ वो उसको वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। और सबसेक्शन 2 कह रहा है इसका, ये वेयर द मजिस्ट्रेट कॉजेज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन
he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reasons referred in subsection 1। और वो कह रहा है कि जहाँ मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहाँ यह प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा कि साक्ष्य उपधारा 1 में निर्दिष्ट कारणों से स्वयं इसके द्वारा नहीं लिखा जा सका। मतलब अपेक्षा ये की जाती है कि मजिस्ट्रेट स्वयं बयान लिखे, लेकिन यदि वो किन्हीं कारणवश स्वयं बयान लिखने में असमर्थ है तो वो इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी एक देगा कि मैं इस वजह से ये बयान स्वयं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। ठीक है। और उपधारा 3 कह रही है कि सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव बट द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन टेक डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो सामान्यतः ये कहा जा रहा है कि वैसे तो ये नैरेटिव का क्या मतलब होता है कि वो जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा उसको लिखते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि कई बार स्वविवेकानुसार कई बार कुछ प्रश्न उत्तर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। जहाँ किसी मामले में गवाह कुछ आनाकानी कर रहा है किसी बात का जवाब देने के, तो वहाँ हम बाकायदा क्या करवाते हैं, स्पेसिफिकली कहते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन नोट कर लें और उस क्वेश्चन के जवाब में ये जो जवाब दे उसको भी नोट कर लें। इज दैट क्लियर? और उपधारा 4 इसकी कह रही है भाई द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और वही बात है कि फिर मजिस्ट्रेट महोदय उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा। अगला सेक्शन 276 बात कर रहा है रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल हमने किस धारा में पढ़ा है कल्पना? सर धारा 18 में। धारा नहीं, वो अध्याय 18 है। धारा कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है? सॉरी सर, अध्याय 18। अध्याय 18। और धाराएं कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाती हैं? धारा 223-25 से 237 तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 276 बात कर रहा है उसी 225 से लेके और 237 तक के बीच में जब एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें एविडेंस कौन सी धारा में रिकॉर्ड किया जाता है? एनु सेशन ट्रायल में एविडेंस कौन सी धारा में लिखा जाता है? 231 में। बहुत बढ़िया, 231 में एविडेंस लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। तो 276 बात कर रहा है उसी एविडेंस की जो वहाँ 231 में नोट की गई थी, तो उसके बारे में यहाँ 276 कह रहा है कि इन ऑल ट्रायल्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग ईदर बाय द प्रिजाइडिंग जज हिमसेल्फ और बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट और अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो ये बात हर धारा में हम पढ़ के आ रहे हैं कि सबसे पहला तो जो सबसे आदर्श अवस्था है वो ये है कि वो जो जज साहब हैं वो स्वयं अभी उसको बयान को लिखें, और यदि वो स्वयं बयान नहीं लिख पा रहे हैं तो इस निमित्त जो है जो भी अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा इस बाबत उसके मार्फत वो बयान लिखाया जाए। ठीक है। आगे उपधारा 2 इसकी कह रही है, वो कह रही है क्या, सच एविडेंस shall ordinarily to be taken down in the form of a narrative, but the presiding judge may in his discretion take down or cause to be taken down any part of such evidence in the form of question and answer। सेम बात हमने पीछे मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी पढ़ी, वही बात यहाँ भी बताई गई है कि सामान्य तो जो बयान है वो नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन कहीं पर यदि कोई प्रश्नोत्तर वाली बात आ जाए तो वहाँ जब उसका प्रश्न लिख के उसका आंसर भी लिखा जाएगा। क्लियर है? और द थर्ड तीसरा हिस्सा इसका कह रहा है, तीसरा पार्ट 276 का कह रहा है कि द एविडेंस सो टेकन डाउन
shall be signed by the presiding judge and shall form part of the record। देखिए कुल मिला के हमने जो पिछली धाराएं 274, 75 और 76 पढ़ी है, अमूमन तीनों में एक ही बात को दोहराया गया है लगभग, कि भाई या तो जज साहब स्वयं लिखेंगे, न्यायालय की भाषा में लिखेंगे, स्वयं नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी अधिकारी से लिखवाएंगे, और यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो वैसा लिखने का कारण अपना देंगे, रीजनिंग अपनी देंगे, है ना। और जब लिखा जाएगा तो उसके बाद जज साहब उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करते ही वो जो है अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा। वो कागज़ जिस पर वो बयान अंकित हुआ वो अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा। अब 277 बात कर रहा है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। साक्ष्य के अभिलेख की भाषा क्या होगी? ये कह रहा है इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 276। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है इफ़ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। तो यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा। इसका बी पार्ट कह रहा है कि इफ़ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज इट मे इफ प्रैक्टिकेबल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज एंड इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो अ ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस प्रोसीड्स साइंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो सबसे पहले 277 की उपधारा ए में ये बताया गया कि भाई वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक अवस्था ये भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति गवाह के तौर पे वैसा आ जाए जो न्यायालय की भाषा जानता ही ना हो, तो फिर वो अपनी भाषा में बयान देगा और उसकी भाषा का जो बयान है वो ट्रांसलेटर के माध्यम से उसको ट्रांसलेट करा के वो न्यायालय की भाषा में ट्रांसलेट कराया जाएगा। सपोज़ कीजिए जैसे कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो एरिया है, इससे हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई अंग्रेजी बोलने वाला, हिंदी ना जानने वाला गवाह आ सकता है ना। सपोज़ कीजिए, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है। कई मामले ऐसे होते हैं कि किसी फॉरेनर के साथ कोई, मान लीजिए कोई यहाँ अपराध हो गया, मान लीजिए हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी साइड में बहुत सारे फॉरेनर घूमने आते हैं, उनके साथ यदि कोई अपराध हो जाता है तो उनका ट्रायल तो यहीं चलेगा ना। तो उस ट्रायल में जब वो बयान देंगे अपना, तो वो बयान जो है वो हिंदी नहीं जानते। मान लीजिए कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति है, फ्रांसीसी व्यक्ति है, और वो फ्रेंच जानता है, हिंदी नहीं जानता है, तो नेचुरली वो अपना बयान फ्रेंच में देगा। तो ऐसी अवस्था में फिर एक ट्रांसलेटर की व्यवस्था कराई जाएगी और वो वैसे बयान को, जो कोर्ट की भाषा है, मान लीजिए हिंदी है, तो वो फ्रेंच टू हिंदी उसको जो है ट्रांसलेट करेगा और तब वो जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। क्योंकि फ्रेंच में आप मान लीजिए फ्रेंच में वो दे दिया बयान उसने, और आप फ्रेंच में लिख के बैठ भी जाएँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा? ना जज साहब समझ पाएंगे, ना वकील साहब समझ पाएंगे। तो जज साहब और वकील साहब उसकी बात को समझ लें, इसलिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था यहाँ होती है। और इसका सी पार्ट कह रहा है कि वेयर अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन ए लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अ ट्रू ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज सून एज प्रैक्टिकेबल साइंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, और इसका प्रोविज़ो भी है। 270 का प्रोविज़ो बात कर रहा है कि प्रोवाइडेड दैट when under clause B evidence is taken down in English and a translation thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation। और ये कह रहा, परंतु जब खंड ख के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है, तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकता है। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, सामान्यतः ये अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय में जो वकील साहब हैं और जो जज साहब हैं वो सामान्यतः अंग्रेजी तो समझ ही लेते हैं। तो वैसी अवस्था में अगर अंग्रेजी में बयान दिया जा रहा है और उसके जो पक्षकार हैं
वो नहीं कहता कोई पक्षकार कि इसको अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट कराया जाए, तो जो हम पीछे पार्ट बी में पढ़ के आए हैं 277 के, उस बात से अभिमुक्ति मिल सकती है। मतलब कि फिर ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कब? जबकि जो पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड हैं, उन्हें नहीं है अनुवाद की आवश्यकता। जज साहब भी कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं और दोनों वकील साहब भी कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या बयान दिया जा रहा है और क्या उसमें बताया जा रहा है। इज़ दैट क्लियर? यस सर। भाई जो हमारे मजिस्ट्रेट महोदय हैं और जो सेशन जज महोदय हैं, उनसे ये अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वो अंग्रेज़ी जानते होंगे, और जो हमारे वकील साहब हैं उनसे भी हम यही अपेक्षा करते हैं मोस्टली। लेकिन इसमें प्रोविज़ो में ये कह दिया कि अगर किसी पार्टी ने आपत्ति जताई कि नहीं भाई मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं तो इसका ट्रांसलेशन कराना चाहता हूँ, तो वैसी अवस्था में 277 का बी पार्ट जो है वो फिर स्टैंड कर जाएगा। क्योंकि जो प्रोविज़ो की भाषा है वो ये कह रही है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि अपेक्षा नहीं की जाती है तो तब प्रोविज़ो काम करेगा। अगर कोई भी पार्टी ये कहे कि नहीं भाई इसको अनुवाद चाहिए हमें, तो फिर ये प्रोविज़ो जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा उस मामले में, वहाँ कोई काम नहीं कर पाएगा। ये क्लियर है नु? सर इसका मतलब ये है कि अगर उसको नहीं आती है वो लैंग्वेज, तो उसको ट्रांसलेट करके तो दिया जाएगा ना वो। जी 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 जी। और अंग्रेजी के बारे में ये छूट है प्रोविज़ो में कि यदि कोई पक्षकार ऐसा करने की अपेक्षा ना करे तो फिर जो 277 का पार्ट बी है वो एक्शन में नहीं आएगा। ठीक है? मतलब सर अगर दोनों मतलब जज भी और वकील अगर उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, हाँ। उसको तो फिर उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बहुत, जब हम वकालत के जूनियरशिप में थे तो एक मैटर बड़ा हाईलाइटेड सा था। तो उसमें एक वकील साहब बाहर से दूसरे ज़िले से आए, चूँकि वो यहाँ पे जो एक्यूज़ था, वो एक्यूज़ जो है एक वकील साहब के साथ हुई, एक वकील साहब के लड़के के साथ हुई मिस हैपनिंग के कारण एक्यूज़ था। तो उसने कहा जी यहाँ मुझे लोकल में वकील नहीं मिल रहा है, क्योंकि वकील के बेटे का मामला है, तो मुझे लोकल बार जो है वो हेल्प नहीं कर रही है, मुझे बाहर से अनुमति दी जाए कि मैं बाहर से एडवोकेट लेके आऊँ इसमें। तो वो एक हमारे पास के जनपद से ही एक बड़े शानदार अधिवक्ता हैं, उन्हें लेके आए। वो बड़े टिप टल्लों के साथ अपने साथ बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारी कानून की किताबें लेके जो है बहस करने के लिए आए जज साहब की कोर्ट में। तो आके उन्होंने सेशन मामला था, तो सेशन जज साहब से क्या क्या पूछ रहे हैं शुरुआत में कि सर मे आई आर्ग्यू इन इंग्लिश। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एडवोकेट। अब जो जज साहब थे वो, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बिल्कुल देसी गांव वाली लैंग्वेज थी। तो जज साहब ने पता क्या जवाब दिया? हाँ भाई कोई सी भाषा में कर ले, अंग्रेजी में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बोलने नहीं जानता, समझ तो लूँ ही हूँ। तो मतलब ये इस तरह से इस क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अंग्रेजी में बहस कर रहे हैं, सेशन कोर्ट में आप खड़े हैं, तो आप बिंदास अपनी बहस अंग्रेजी में शुरू करते यदि और जब तक जज साहब कोई आपत्ति ना करते आपकी लैंग्वेज पे। आपने पहले ही अपनी गर्दन जो है वहाँ रख दी ले जाके कि लो साहब। जज साहब ने पूरी भाषा, पूरी बहस पूरी तन्मयता के साथ सुनी और सुन के आजीवन कारावास डिक्टेट कर दिया। जी, अगली सेक्शन है 278। 278 बात कर रहा प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में जो प्रक्रिया है वो 278 बता रही है। 278 कह रही है कि एज द एविडेंस ऑफ सच विटनेस ईच विटनेस taken under section 275 or section 276 is completed, it shall be read over to him in the presence of the accused, if in attendance, or of his pleader, if he appears by pleader, and shall be
इफ़ नेसेसरी बी करेक्टेड। देखिए ये कानून की किताब में ही ये बात लिखी हुई है। सामान्यतः न्यायालयों के अंदर इतना समय नहीं होता है कि 278 की कार्रवाई भी की जाए। 278 का पहला पार्ट ये कह रहा है कि जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जो धारा 275 या 276 के अधीन लिया जाए पूरा होता जाता है, वैसे वैसे वह यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी, या यदि वह प्लेडर द्वारा हाजिर हो तो उसके प्लेडर की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो उसे शुद्ध भी किया जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या मुगल आजम? एक्सेप्शनल होता है सर, जब कोई विटनेस ऑब्जेक्ट करता है किसी पार्ट में ऐसा ही है तब। हाँ, सामान्यतः ये मतलब कि हर केस में करना प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर एक विटनेस के बाद दूसरा विटनेस पीछे खड़ा है, साहब मेरी भी गवाही होनी है, तो वहाँ अगर ऐसा भी तो होता है कि विटनेसेस कई बार अपना बयान बदल देते हैं, कई बार एक्यूज के फेवर की बयान दे दी फिर अपने फेवर की बात बोलना चाहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि जहाँ उस पर एक्यूज के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, विटनेस के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वहाँ बाकायदा 278 की जो नंबर 1 का जो पैरा है, जो धारा 1 है 278 की, उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है वहाँ कागज़ों में। वहाँ लिखा जाता है सुनकर तस्दीक किया, ठीक है ना। जब उसके नीचे साइन कराए जाते हैं उसका मतलब यही होता है। हाँ, वहाँ लिखा है कि सुनकर, यानी कि 278 की कार्रवाई एक्चुअल में हो गई, मैंने इसे सुना और सुनकर तस्दीक किया अपने बयान को। क्योंकि ये हो सकता है ना कि भाई गवाह कुछ बोल रहा है और लिखने वाला कुछ और लिख रहा है ना। भाई हाँ की जगह ना लिख दो आप, पूरे बयान की बसंती फिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सजेशन देते समय तो सर अक्सर हो ही जाता है। सजेशन का समय तो अच्छे पढ़े लिखे लोग तिलमिला जाते हैं वहाँ, है ना। जब सजेशन हम देते हैं कि भाई देखो हमारा कहना ये है ना कि आप जो है पैसा लेके झूठी गवाही दे रहे हैं इसमें, तो एकदम तलमला जा। मैंने कहा भाई ये कहना गलत आ गया, पहले उस बात को नहीं समझते कि वो पहले कहना गलत हो चुका है, ठीक है। तो अब 278 का सबसेक्शन 2 कह रहा है कि इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस व्हेन द सेम इज रेड ओवर टू हिम, द मजिस्ट्रेट और पीओ प्रिजाइडिंग जज मे इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary। और ये कह रहा है इसका उपधारा 2 कि यदि साक्षी के किसी भाग की शुद्धता से उस समय इनकार करता है जब वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को शुद्ध करने के बजाय उस पर साक्षी द्वारा उस बाबत की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकता है और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ देगा जैसी वह आवश्यक समझे। तो यदि जब उसको उसको सुनाकर पढ़कर सुनाया जा रहा है 278(1) में, तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि हो सकता है कि कोई गवाह आपत्ति करे कि भाई नहीं ऐसा मैंने नहीं बोला था, मैंने तो ऐसा बोला था। तो वैसी अवस्था में जो है न्यायाधीश या तो उसे शुद्ध कर सकता है या शुद्ध करने की बजाय क्या करेगा, एक मेमोरेंडम अलग से लिख देगा कि भाई जब इसको पढ़कर सुनाया गया तब उसने इस पॉइंट पे ये आपत्ति करी, उस आपत्ति को नोट कर लेगा, उसके जो भी उसमें वो अपनी टिप्पणी जोड़ना चाहे वो टिप्पणी जोड़ देगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, कोर्ट में कोर्ट अपने टिप्पणी जोड़ेगा ना। हाँ, विटनेस की तो कोई वो नहीं कि जो कोर्ट परज्यूम करेगी। हाँ नहीं, आपत्ति का ज्ञापन भी लिखेगा और अपनी टिप्पणी भी जोड़ेगा, दोनों चीजें। हाँ, आपत्ति का ज्ञापन भी लिखेगा, टिप्पणी तो तभी आएगी ना जब उसकी आपत्ति तो नोट करेगा पहले जी। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि इफ द रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस इज इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज़ बीन गिवन एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, द रिकॉर्ड शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम in the language in which it was given or in a language which he understands। ये कह रहा है यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से भिन्न भाषा में है जिसमें वह दिया गया है
और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है तो ऐसे अभिलेख का भाषांतर उस भाषा में जिसमें वह दिया गया था अथवा उस भाषा में जिसे वह समझता हो सुनाया जाएगा। क्या समझे? सर ये हुआ कि जो अगर मान लो वो उस भाषा को नहीं जानता जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, हाँ, वो जिस भाषा को जानता है उसमें उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और 279 कह रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज और हिज प्लीडर, अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। ये कह रहा है वेन एवर एनी एविडेंस इज गिवन इन ए लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द एक्यूज्ड एंड ही इज प्रेजेंट इन कोर्ट इन पर्सन इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम। तो ये कह रहा है अभियुक्त, मान लीजिए अभियुक्त नहीं जानता, फ्रेंच भाषा में बयान रिकॉर्ड हो रहा है और जो एक्यूज है वो एक्यूज नहीं जानता फ्रेंच, तो फिर उसको क्या है कि उसका भाषांतर, उसका जो ट्रांसलेशन है वो उसको सुनकर सुनाया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा, उसको ट्रांसलेटेड फॉर्म में समझाया जाएगा कि क्या कहा गया है आपके खिलाफ इस बयान में। उपधारा 2 कह रही है 279 की इफ़ ही अपीयर्स बाय प्लीडर एंड द एविडेंस इज गिवन इन ए लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड नॉट अंडरस्टूड बाय द प्लीडर इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू सच प्लीडर इन दैट लैंग्वेज। वही बात सेम उपधारा 2 कह रही है। उपधारा 1 तो एक्यूज के विषय में कह रही है, उपधारा 2 प्लीडर के विषय में कह रही है। जहाँ एक्यूज को तो अभिमुक्ति मिली हुई है हाजिरी से, तो वहाँ फिर कैसे हाजिर होता है एक्यूज? थ्रू प्लीडर होता है, थ्रू एडवोकेट होता है। तो वैसी अवस्था में एडवोकेट भी नहीं समझ पा रहा उस भाषा को, तो वहाँ उस भाषा को, उस मामले को, उस एविडेंस को वो प्लीडर को भी ऐसे ही बताई जाएगी जैसे एक्यूज को बताई गई थी। ठीक है। सबसेक्शन 3 कह रहा है व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर पुट फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मल प्रूफ इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट एज मच देयर ऑफ एज अपीयर्स नेसेसरी। और अगर जब दस्तावेजें यथारीति सबूत के प्रयोजन के लिए पेश की जाती हैं तब यह न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह उनमें से उतने का भाषांतर सुनाए जितना आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है। ये कह रहा है कोई दस्तावेज आई है कोर्ट के सामने और फॉर्मल प्रूफ के रूप में आई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा दस्तावेज ही उसको ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। वहाँ न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है कि वो कितना पार्ट, उसका जितना पार्ट जो है वो रिलेवेंट हो उतने पार्ट को उसको ट्रांसलेट करके बता दिया जाएगा। 280 बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। ये क्या, रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमोनर ऑफ विटनेस, साक्षी की भावभंगिमा के विषय में टिप्पणियाँ। भावभंगी तो आप समझते होंगे, भावभंगिमा कैसी होती है? न्यायालय के अंदर जो विटनेस है उसकी एक्टिविटी कैसी है, क्या वो डर रहा है, सहम रहा है या ओवर स्मार्ट बन रहा है ना? तो उस चीज़ पर सेक्शन 280 के अकॉर्डिंगली न्यायालय का जो जज साहब हैं वो उसकी भावभंगी भी नोट कर सकते हैं। डेमिनोर, ये कह रहा व्हेन अ प्रेसिडिंग जज और मैजिस्ट्रेट हैज़ रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ ए विटनेस ही शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स इफ एनी एज ही थिंक्स मटेरियल रेस्पेक्टिंग द डेमिनोर ऑफ सच विटनेस वाइल्स अंडर एग्जामिनेशन। तो ये कह रहा है कि यदि जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है तब वह उस साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगी के बारे में ऐसी टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा यदि कोई हो जो वह तात्विक समझता है। तो यदि न्यायालय को लगता है कि भाई कोई ऐसा इसका एक्टिविटी मुझे लग रही है कि उसको नोट करने लायक है ना। कई बार आदमी जब झूठ बोलता है तो कई लोग नर्वस हो जाते हैं, पसीना पसीना आ रहा होता है, कुछ जज साहब से डरे होते हैं, है ना। तो यदि ऐसा इस टाइप का कोई एक्टिविटी जो जज साहब नोट करना चाहें तो 280 में उनको पावर है कि उसकी भावभंगी को नोट कर लें। और 281 कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज,
तो ये कह रहा है कि वेन एवर द एक्यूज इज एग्जामिन्ड बाई अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द मजिस्ट्रेट शैल टेक ए मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो कह रहा है जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे उपधारा 2, 3, 4, 5, 6 ये 281 की बात कर रहा है। उपधारा 2 कह रही है वेन एवर द एक्यूज इज एग्जामिन्ड बाई एनी मजिस्ट्रेट other than a metropolitan magistrate or by a court of session, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by the presiding judge or magistrate himself, or where he is unable to do so, owing to a physical or other incapacity, under his direction and superintendence by any officer of the court appointed by him or in this behalf। देखिए सारी कहानी लगभग एक्यूज का जब हम बयान लिखते हैं तो एक्यूज का बयान लिखते समय भी वही सारी स्टोरी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जज साहब स्वयं लिखेंगे, जज साहब स्वयं लिखने की अवस्था में नहीं होंगे तो उसका रीज़न लिखेंगे, फिर जज साहब किसी को अपॉइंट करेंगे, है ना, तो वैसा अपॉइंटमेंट जो है फिर वो अपॉइंटेड व्यक्ति उसका बयान लिखेगा। ठीक है, तो इसकी बाकी की जो 2, 3, 4, 5, 6 हैं ये आपको सेल्फ देखनी है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। अब 282 एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है इंटरप्रेटेड टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। तो जब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जहां हमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगी, इंटरप्रेटर कौन होता है? एनु इंटरप्रेटर शब्द क्या होता है? जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। हाँ, दुभाषिया जिसे बोलते हैं। किसी भी चीज का, हाँ, किसी भी चीज का दुभाषिया, एक किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और सामने वाले से नहीं समझ रहा है तो हाँ, उसको ट्रांसलेट। बिल्कुल बिल्कुल, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके बताना वो इंटरप्रेट करता है, उसको उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। तो 282 में ये कहा गया है कि भाई जो इंटरप्रेटर होगा उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो जो इंटरप्रेट करेगा, वो जो ट्रांसलेशन करेगा वो ट्रूथफुली करेगा, है ना। एक रीज़न ये हो सकता है ना कि भाई हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ कर दे बीच में, तो 282 जो धारा है वो ट्रांसलेटर पर एक दायित्व अधिरोपित करती है, एक उस पर ड्यूटी बाउंड करती है उसको। किस विषय में? ये कह रहा व्हेन द सर्विसेज ऑफ एन इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एविडेंस और स्टेटमेंट, ही शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सच एविडेंस और स्टेटमेंट। तो 282 कह रही है कि जब किसी साक्ष्य का या कथन के भाषांतर के लिए दुभाषी की सेवा की किसी दंड न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती है, तब वह दुभाषिया ऐसे साक्ष्य या कथन का ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। ठीक है भाई, ड्यूटी बाउंड कर दिया। और 283 में रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट बताया। ठीक है, रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल prescribe the manner in which the evidence of witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it, and such evidence and examination shall be taken down in accordance with such rule। तो 283 कह रहा है कि उच्च न्यायालय में अगर कोई अभिलेख रिकॉर्ड किया जाएगा तब क्या होगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है। तो उच्च न्यायालय को पावर है कि वो अपने रिकॉर्ड की भाषा को खुद तय करे। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्ष्यों के साक्ष्य की और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार ही लिखा जाएगा। मान लीजिए हाई कोर्ट ने एक रूल बनाया है कि मेरे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा, तो फिर वहाँ हाई कोर्ट की चलेगी, राज्य सरकार की नहीं चलेगी। चूँकि शुरुआती धारा में ही राज्य सरकार को, हाई कोर्ट को कोई इस संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं थी, चूँकि वहाँ एक्सेप्शन शुरू में बता दिया था। तो यहाँ हाई कोर्ट को 283 में बता दिया कि हाई कोर्ट इस मामले में स्वयंभू है और वो जिस भाषा में चाहे
वो भाषा खुद तय करे, अपनी भाषा, अपने अभिलेख की भाषा। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। तो अध्याय 23 का हमने पार्ट ए आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है, और इस अध्याय के पार्ट बी को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट सर। गुड नाइट।